टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में। It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. कई सौ साल पहले हमारे ये खेती या फार्मिंग, हमने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग देखा, हमने इंटेंसिव फार्मिंग अभी हम कर रहे हैं। तो दोनों तरह के फार्मिंग के क्षेत्र में ही हमारा अलग तरह का हमारा योगदान है, हमारा अनुभव है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हमारे पूरे देश में और दुनिया में इसी प्रक्रिया से खेती की जाती थी, लेकिन आज के ज़माने में नई प्रजुक्ति या नई टेक्निक के साथ इंटेंसिव फार्मिंग की जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये इंडिया में कई सौ साल पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी। Sustained use of land without compatible techno-institutional change have hindered the pace of agricultural development. टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल चेंज, किसी भी तरह का जो भी चेंजेस है वो इस क्षेत्र में हमारे बहुत ज़्यादा दिनों तक अभी तक हम नहीं कर पाए हैं। बहुत पहले टेक्नोलॉजिकली या इंस्टीट्यूशनली हम बहुत ज़्यादा परिवर्तन इस क्षेत्र में नहीं ला पाए थे। इस वजह से हमारे खेती या हमारे एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई थी और हमारी ये उन्नति या डेवलपमेंट को एक बाधा मिली थी। In spite of development of source of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम बहुत टेक्नो और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र में, कुछ प्रदेशों में फार्मर्स या किसान भाई आज भी मॉनसून, नेचुरल फर्टिलिटी इन्हीं के ऊपर निर्भर करते हैं। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन के डेवलपमेंट में ये जो बाधाएं हैं, मॉनसून और नेचुरल फर्टिलिटी, इनके ऊपर निर्भरता हमारे फार्मिंग सेक्टर को आगे बढ़ने से रोकती है। इन क्षेत्र में हमें कुछ बहुत बड़ा योगदान करना होगा और इस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ सुझावों पर अमल करना होगा। इन चैलेंजेस को अगर हम बहुत ही मजबूती के साथ मुकाबला करें तो इस क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ेंगे। देखते हैं हमारी ये सीरियस चैलेंजेस क्या हैं। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म। हमारे देश की आबादी का 60% से भी ज़्यादा, 60% से भी ज़्यादा लोग खेती या एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेड है। इसीलिए हमें इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म, टेक्निकल रिफॉर्म लाना होगा, जिससे इस क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ें और बहुत सारे लोगों को रोजगार दिलवा सकें। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सुझाव या उन बातों पर जिनका असर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर या फार्मिंग सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा है या बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया है। कलेक्टिविजेशन, consolidation of holding, cooperation and abolition of zamindari, etc. were given priority to bring about institutional reform in the country after independence. इंडिपेंडेंस के बाद हमने बहुत सारे मुश्किलों को देखा और कुछ परिवर्तनों को भी हमने या सुझाव को भी हमने कार्यान्वित किया या उन्हें एग्जीक्यूट किया। कलेक्टिविजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, बहुत सारी ज़मीन एक ही महाजन या ज़मींदार के हाथों में रहना जो इंडिपेंडेंस के बाद धीरे धीरे बंद कर दिया गया। कोऑपरेशन एंड एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी का खात्मा या एबोलिश कर देना, ये सब क्षेत्र में हमने कुछ रिफॉर्म के बारे में सोचा और इन्हीं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में जब हम बात करते हैं, आज़ादी के बाद इन क्षेत्र में जितना हम आगे बढ़े हैं उतना ही इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हुआ है और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के रास्ते हम आगे बढ़े हैं। सरकार ने कंसर्न एफर्ट के साथ एक 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया था, जिसे हम पंचवार्षिकी परिकल्पना भी कहते हैं, आजकल जिसका नाम नीति आयोग है। तो 5 ईयर प्लान हमने फर्स्ट स्टार्ट किया था और फोकस किया था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर, और इस क्षेत्र में जितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत थी उन सारी चीज़ों के ऊपर हमने फोकस किया। It lead to fragmentation of land holding necessitating consolidation of holding. हमारे
आज़ादी के पहले हमारी जो ज़मीन थी, बहुत सारे किसान भाई या फार्मर्स के हाथों में बहुत ही छोटे छोटे आकार में, जिनका हेक्टर या जिनका परिमाप बहुत ही छोटा था, जिसे हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। जनरेशन टू जनरेशन इनका आधार, इनके आकार धीरे धीरे कम होता गया और वो बहुत सारे टुकड़ों में विभाजित होकर बहुत सारे फार्मर्स के पास आ गए, जिसका हम कहते हैं फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, जिसका परिवर्तन हमने लाया कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग के तहत। The law of land reform were enacted, but the laws of implementation was lacking for lukewarm. सरकार ने इस क्षेत्र में एक कानून भी पास किया है, जिस कानून का सबसे बड़ा महत्व है लैंड रिफॉर्म के क्षेत्र में, जो कि बहुत पहले कॉलोनाइजेशन पीरियड और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कई सालों तक नहीं हुआ। लेकिन लैंड रिफॉर्म के क्षेत्र में कानून बनने के बावजूद भी इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका लागू होने पे थोड़ा सा अभी भी हमारे यहाँ पे हमें कमी दिखती है कि हम अभी तक इसके लागू होने के काम पे या इम्प्लीमेंटेशन के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। The Government of India embarked upon introducing agriculture reform to improve Indian agriculture in 1960 and 1970. सरकार ने 60 और 70 के ईयर में 10 सालों में कई परिवर्तन लाने की कोशिश की है। इनमें ग्रीन रिवॉल्यूशन एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, जिस क्षेत्र में हमने टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सारे क्षेत्रों के बारे में बात की और उनको लागू किया। कुछ क्षेत्र में हमने जो एग्रीकल्चर इनपुट है उनको बढ़ाने के बारे में सोचा, सब्सिडाइज्ड इनपुट देने के बारे में, फार्मर्स को उनको प्रोवाइड करने के बारे में सोचा। लेकिन बहुत सालों बाद हमें इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के डीमेरिट्स या डिसएडवांटेज के बारे में पता चलता है कि इनके माध्यम से हमने जिस प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के बारे में सोचा, उस क्षेत्र में हम उतना भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं जितना कि आगे बढ़ना चाहिए। और इनका ये एक्सपेरिमेंट या ग्रीन रिवॉल्यूशन सरकार ने कुछ सिलेक्टेड एरियाज जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, इन सब जगहों पे किया था। पूरे देश में इसका एक्सपेरिमेंट या इस तरह का ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने नहीं देखा। तो इस क्षेत्र में भी कुछ खामियां हैं। 1980 एंड 1990 एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरुआत हुई थी, इनिशिएट हुआ था। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब होता है पूरे इंडिया में डेवलपमेंट के रास्ते सिर्फ ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरह सिलेक्टेड एरियाज़ में नहीं, पूरे इंडिया में इसके रिफॉर्म के क्षेत्र में सरकार ने पूरा सहयोग किया, पूरे अपने दिलो जान से इस क्षेत्र में आगे बढ़े। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज़, इन सब क्षेत्रों में हमने बहुत सरकार ने आगे बढ़ने की कोशिश की है। जैसे कि इंश्योरेंस के बारे में, अगर सूखा या बानपानी या बहुत बड़ा साइक्लोन या आग लग जाती है या कोई बीमारी से या क्रॉप कल्टीवेशन ख़राब हो जाता है या कुछ एक प्रॉब्लम आ जाती है, तो इस क्षेत्र में इंश्योरेंस की सुविधा दी गई है। ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और भी बहुत सारे बैंक जो लोन फैसिलिटीज़ देते हैं फार्मर्स को बहुत ही लो रेट पर, इनके क्षेत्र में भी सरकार ने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के बारे में सोचा है और बहुत ही ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं। इसके बाद हम नाम लेते हैं KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। इन स्कीमों के तहत सरकार ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि फार्मर्स की हालत बेहतर हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस के माध्यम से एक सुरक्षा प्रदान की जाए और जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकें, खुश रह सकें, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबी देख सकें। स्पेशल वेदर बुलेटिन, ये भी शुरुआत करना एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान है। फार्मर्स के लिए बहुत से प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, जिनमें से एजुकेशनल प्रोग्राम हैं, जिनके माध्यम से लोगों को सिखाया जाता है, फार्मर्स लोगों को या किसान भाइयों को शिक्षा दी जाती है कि किस तरीके से कौन सा फर्टिलाइज़र कितना ज़्यादा अमाउंट में उन्हें इस्तेमाल करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है और प्रोडक्शन को क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। The government also announces minimum support price, remunerative
and procurement price for important crops to check the exploitation and farmers by speculations and middlemen. मिडलमैन स्पेकुलेशंस, जिनको हम दलाल या बीच में जो बिजनेस के रास्ते उनकी मदद करते हैं या अपना मुनाफा देखते हैं, उन लोगों से बचाने के लिए, उनके एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए सरकार ने MSP या मिनिमम सपोर्ट प्राइस शुरुआत की है, जिसके तहत फार्मर्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता है। उन्हें सही दाम पर, सही जगह पर, सही दाम पर और सही जगह पर सही चीज़ का मूल्यांकन कर पाते हैं और अपनी ज़िंदगी में प्रॉफिट कमाकर आगे की ज़िंदगी जी पाते हैं। तो इस तरह सरकार का बहुत ज़्यादा सहयोग के साथ फार्मर्स की ज़िंदगियों में बहुत सारी आशा की किरणें आई हैं और इन्हीं के साथ उनकी ज़िंदगी में उन्नति का रास्ता आगे बढ़ा है। इसके बारे में हमने एग्रीकल्चर के ये एक महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में आज हमने पढ़ा। आगे भी हम एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। Today I will teach you food security. You know that food is a basic need and every citizen of the country should have access to food which provides minimum nutritional level. So in the last class I have taught you about the geography, about the agriculture, different types of crops. Now we are talking about food security. So food security क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। Food security सिक्योर्ड एक सिचुएशन को हम कहते हैं। जो फूड सिक्योरिटी हमें जो खाने की चीज़ है, जो मार्केट में अवेलेबल है, फूड प्रोडक्ट, उसकी और एक्सेस प्रदान करती है कि उसके तरफ हम पहुंच सकें, वो चीज़ हमें अवेलेबल हो। तो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ये दो बातें हैं जिनके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। सो फूड सिक्योर्ड कंट्री वही कंट्री कहलाती हैं जहाँ अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी दोनों बातें प्रॉपरली मेंटेन्ड हो। सो इस फर्स्ट पैराग्राफ में कहा गया है कि हर एक नागरिक यही चाहता है कि उसे मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल का खाना ज़रूर मिले और अगर वो मिलता है तो वो एक्सेसिबल होता है और यहाँ एक्सेसिबिलिटी की जो पॉइंट है वो कवर होता है। इफ़ एनी सेगमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन डज नॉट हैव दिस एक्सेस, दैट सेगमेंट सफ़र्स फ्रॉम लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी। कोई अगर सेक्शन हमारे पॉपुलेशन का, जैसे कि गरीब तबके का इंसान हो या बिलो पॉवर्टी लाइन लेवल के जो लोग होते हैं, उन्हें जब खाने के लिए न्यूट्रिशनल वैल्यू तो दूर की बात है, खाने को ही जब कुछ नहीं मिलता है तो हम कहते हैं कि वो कंट्री सिक्योर्ड नहीं है। सो देयर इज़ अ लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी। हम फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं कि वहाँ पे लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी है। द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव फूड सिक्योरिटी is disproportionately large in some regions of our country. हमारे देश में जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं उनका प्रतिशत, उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड या एडवांस नहीं होते हैं। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ की हालत अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर नहीं है, वहाँ की इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई है, इसलिए वहाँ के लोगों का फूड सिक्योरिटी या फूड सिक्योर्ड लेवल भी क्रिएट नहीं हुआ है। द रिमोट एरियाज ऑफ कंट्री आर मोर प्रोन टू नेचुरल डिज़ास्टर एंड अनसर्टेन फूड सप्लाई। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर प्राय होते रहते हैं और वो प्रदेश हमारे मेन कंट्री से या मेन इंडिया से वो कट ऑफ हो जाता है और वहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी ख़त्म सी हो जाती है या बहुत कम उस हिसाब से वहाँ पे फूड सिक्योरिटी मिल पाती है। सो इसलिए गवर्नमेंट ने केयरफुली, बहुत ही सोच समझकर एक नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम डिज़ाइन किया है और इस नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम के दो भाग हैं, दो पार्ट हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एक है बफर स्टॉक। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है PDS। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम और एक्स्ट्रा में हम डिटेल में जानकारी हासिल करते हैं। As you know, PDS is a program which provides food grains and other essential commodities at subsidized prices in rural and urban areas. PDS सिस्टम क्या करता है? जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं जिनके बगैर हमारे लिए ज़िंदा रहना मुश्किल है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनके बगैर हम फूड प्रोडक्ट को किचन में
उनको तैयार नहीं कर सकते और उसे खा नहीं सकते। तो जो मिनिमम चीज़ें होती हैं जैसे कि शुगर, रिफाइन ऑयल और बहुत सारी चीज़ें जो वेजिटेबल्स, इन सब चीज़ों की अगर हम प्रोवाइड ना करें तो वो गरीब आदमी या बीपीएल या बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग, उनके लिए ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए पीडीएस सिस्टम सरकार ने बनाया है, जिससे कि फूड सिक्योरिटी के जो हमने एक टारगेट फिक्स किया है, सरकार ने जो एक टारगेट फिक्स करने के बाद में सोचा है, उस रास्ते वो आगे बढ़ सकें। इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी पॉलिसी हैज़ अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कॉमन पीपल एट एन अफोर्डेबल प्राइस। सबसे पहली बात, हमारे इस पॉलिसी का, इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक्सेसिबिलिटी या अवेलेबिलिटी, चीज़ हमें अवेलेबल हो, हमें हमारे दुकान में, हमारे जहाँ पे से ये चीज़ें हमें मिल सकती हैं, बीपीएल या बिलो पॉवर्टी के लोगों को ये खाने की चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं, वो उन्हें मिल सके। मिलने को हम कहते हैं अवेलेबिलिटी। इट हैज़ एनाबल्ड पीपल एट एन अफोर्डेबल प्राइस। ऐसे कम दाम रखा जाता है जिससे दामों को वो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग भी उसे खरीद सके। इतना मिनिमम रेट या प्राइस रखा जाता है जो क्वाइट अफोर्डेबल होता है। इट हैज़ एनाबल्ड द पुअर टू हैव एक्सेस टू फूड। इस प्रोसेस के माध्यम से गरीब आदमी या बिलो पॉवर्टी लेवल कार्ड होल्डर्स मिनिमम वो अपने न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ वो अपनी फूड सिक्योरिटी लेवल को पूरा कर सके, यानी कि सही भाषा में या एकदम सिंपल भाषा में कह सकते वो खाने की चीज़ें खा सकें जिसमें कुछ न्यूट्रिशन हो, जिससे कि उनका स्वास्थ्य भी बना रहे और फूड बिना या उनको खाली पेट न सोना पड़े, उनकी ज़िंदगी में खाने के क्षेत्र में कोई भी तरह की कमी न आए। द फोकस ऑफ द पॉलिसी इज़ ऑन ग्रोथ in agriculture production and on fixing the support price for procurement of wheat and rice। सरकार का बहुत ही कंसर्न एफर्ट यहाँ पे देखा जाता है और उन्होंने MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फिक्स करते हैं वो, जिससे कि फार्मर्स को इस क्षेत्र में सेलिंग या बेचने के मामले में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फोकस होता है एक MSP को फिक्स करना व्हीट और राइस के लिए, जिससे कि सरकार अपने पास एक स्टॉक मेंटेन कर सके, एक स्टॉक जिसके माध्यम से वो पीडीएस सिस्टम में अपना जो फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड करने का जो काम है वो पूरा कर सके। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI is responsible for procuring and stocking food grains, whereas distribution is ensured by Public Distribution System PDS। अब हम बात करते हैं ये फूड सिक्योर्ड कंट्री बनने के पीछे या फूड सिक्योर्ड पॉलिसी के पीछे अगर हम कुछ बहुत ध्यान देने वाली बात है वो है FCI ऑफिस, या हम कह सकते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इंस्टीट्यूशन हमें अफोर्डेबल प्राइस पे बीपीएल कार्ड होल्डरों को सही दाम पर खाना या फूड प्रोडक्ट रिजनेबल रेट पर मुहैया करवाता है या उनको दिलवाता है, और ये काम करता है पीडीएस सिस्टम के तहत। सिस्टम है पीडीएस सिस्टम, कॉरपोरेशन है FCI, और इस पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को कहते हैं फूड सिक्योरिटी सिस्टम। FCI procures or provides food grains from the farmers at the government announced minimum support price। मैंने कहा कि सरकार एक कंसर्न एफर्ट रखती है, दो क्षेत्र में वो काम करती है। एक MSP वो धार्य करती है, MSP फिक्स करती है जिससे कि फार्मर्स को फ़ायदा हो, और दूसरा वो एक स्टॉक के माध्यम से फूड ग्रेन्स की सप्लाई करती है। तो FCI एक दाम फिक्स करती है, उसे MSP कहते हैं, और ये दाम फिक्स करता है FCI या फूड कॉरपोरेशन जो ऑफिस है, ये लोग यहाँ के ऑफिसर्स। द गवर्नमेंट यूज्ड टू प्रोवाइड सब्सिडी टू एग्रीकल्चर इनपुट सच एज फर्टिलाइज़र, पावर एंड वाटर। सरकार पूरा सहयोग करती है और बहुत सारा सब्सिडी देने के माध्यम में भी आगे रहती है। जो फर्टिलाइज़र, पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, एग्रीकल्चर इनपुट जैसे कि फर्टिलाइज़र, वाटर, इन सब की ज़रूरत एक फार्मर को ज़रूरत होती है।
एक किसान भाई को इन सब की ज़रूरत होती है। इनके बगैर वो खेतों में काम नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इस क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने के लिए उनको सब्सिडी यानी कि कम दाम में फर्टिलाइज़र या बहुत सारी चीज़ों को दिलवाया जाता है। इससे फार्मर को बहुत फ़ायदा होता है, बहुत अच्छे से वो खेती के ऊपर फोकस कर पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं। These subsidies have now reached unsustainable level and have also led to large scale inefficiencies in the use of this scarce facility. तो ये सब्सिडीज़ आज के ज़माने में नाउ ये अनसस्टेनेबल हो गया है, यानी कि इनका लेवल बहुत कम हो गया है। सब्सिडी देने के माध्यम से सरकार ने जिस क्षेत्र में आगे बढ़ी थी उस क्षेत्र में आजकल हम देखने को ये आ रहा है कि MSP तो ठीक है, लेकिन सब्सिडी देने के मामले में सरकार थोड़ा पीछे आ जाती है और वो कंसर्न एफर्ट जो हमने कहा कि देखा जा रहा है वो धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। These subsidies have now reached unsustainable level and have also led to large scale inefficiencies in the use of these scarce input. Scarce input इनके ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इनके क्षेत्र में जब सब्सिडी नहीं मिलता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। एक और प्रॉब्लम हम देखने को मिलती है वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा वाटर सप्लाई होने से यहाँ के किसान ये फार्मर्स समझ नहीं पाते कि कितना ज़्यादा वाटर सप्लाई करना है और इसका अंजाम ये होता है कि खेतों में पानी जमा हो जाता है और ये पानी जमा होकर वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक और प्रॉब्लम की हम बारे में बात करें वो है द हाई MSP सब्सिडीज इन इनपुट एंड कमिटेड FCI परचेजेस हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉपिंग पैटर्न। इस तरफ FCI भी कभी कभी सब्सिडी को कम करके या MSP को बहुत ज़्यादा करके एक इम्बैलेंस क्रिएट करती है और इससे फार्मर्स को थोड़ा सा नुकसान होता है। कुछ साल पहले हमने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ भागों में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में एक प्रक्रिया को देखा था। इस प्रक्रिया के तहत हमने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा जागरण या एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन लाने की कोशिश की थी, लेकिन इस क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना हमें करना पड़ा। You already knew that consumers are divided into two categories, APL and BPL. Above poverty line APL, below poverty line BPL. ये एक दो कार्ड होल्डर होते हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे होते हैं, उन्हें BPL या बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग या कार्ड होल्डर्स कहते हैं, और जो गरीबी रेखा से ऊपर के लोग होते हैं या उनकी इनकम बहुत ठीक ठाक होती है, वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजर बसर कर लेते हैं, उनके कार्ड होते हैं APL। और जो बहुत ही गरीब तबके के लोग होते हैं, जो फार्मर्स या लेबरर्स होते हैं जिनकी आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं है, इनके हम कार्ड दिलवाते हैं या सरकार दिलवाती है BPL कार्ड। लेकिन आजकल कुछ क्षेत्र में देखा गया है कि APL कार्ड होल्डर धीरे धीरे BPL की ओर स्लिप करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ इवन वन क्रॉप एंड इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिवली डिफ़िकल्ट टू एकोमोडेट सच शिफ्ट। APL कार्ड होल्डर जिनकी बहुत अच्छी आमदनी होती थी, आजकल उनकी हालत भी BPL जैसी हो गई है और आजकल उनकी आमदनी बहुत कम जाने से उनकी हालत BPL जैसे लोगों की हो गई है। Each district and block can be made self-sufficient in food grain production. अभी हमने बहुत सारे खामियों के बारे में बात किया, डिमेरिट्स या डिसएडवांटेज के बारे में बात किया। हम थोड़े से अब कुछ आशा की बात करते हैं कि इतनी भी बुरी हालत नहीं है अगर हम बहुत ज़्यादा कंसर्न एफर्ट के साथ, दिल के साथ और बहुत सारी सजेशंस या सुझाव के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो फार्मर के या फार्मिंग के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बना सकें, प्रॉपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, उस क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। क्रेडिट लिंकेजेस एंड ऑल्सो इनकरेजेस द यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्निक। हम अगर लेटेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करें तो भी फार्मिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हम करने की आशा कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग ऑन राइस एंड व्हीट द फूड क्रॉप विथ बेटर, हम सिर्फ व्हीट और राइस कल्टीवेशन के ऊपर फोकस ना करके बाकी चीज़ों के ऊपर भी, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल्स, इनके प्रोडक्शन पे भी हमें फोकस करना चाहिए। तो इससे हमारी जो
पैदावार है या प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हमें एक क्रॉप के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं होना होगा और आगे भी हमारे फार्मर भाई या किसान भाई और ज़्यादा प्रोडक्शन करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी या इनकम कर सकते हैं। ग्रोथ पोटेंशियल इन दैट पर्टिकुलर एरिया मस्ट बी एनकरेज्ड। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनके पैदावार या प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेजमेंट देना चाहिए, जिससे कि फार्मर्स इनका इरिगेशन या इनका कल्टीवेशन करने के माध्यम से अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा इनकम कर सके, कुछ ज़्यादा आमदनी कर सके। इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना होगा। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या अवेलेबिलिटी के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करना होगा, जिससे कि एग्रीकल्चर के प्रति लोगों का रुझान आए और वो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें। The focus on increasing food grain production, which should be on a sustainable basis and also free trade in grains, will create massive employment and reduce poverty in rural areas. रूरल एरियाज़ में अगर हम सस्टेनेबल तरीके से प्रोडक्शन कर सकें, इन सारे सुझावों के ऊपर काम कर सकें और प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़ें, तो हमारा फार्मिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा और हमारी गरीबी या पॉवर्टी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। देयर हैज़ बीन ए ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स टू कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। दिस हैज़ लेड टू द रिडक्शन इन नेट सोन एरिया अंडर सीरियल्स एंड पर्सल्स। सीरियल्स, पर्सल्स, इन सब का भी अगर हम प्रोडक्शन करें तो गरीबी रेखा से काफ़ी ऊपर आ जाएंगे, वो बहुत सारा कल्टीवेशन करने के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। विद द ग्रोइंग पॉपुलेशन of India, the declining food production put a big question mark over the country's future food security.